कई बार पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया, सामने वाली पार्टी से पैसे ले लिए या किसी बड़े अधिकारी का या नेता का या किसी मंत्री का पुलिस के ऊपर दबाव है, जो पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ना चाह रही। लेकिन आज की कहानी ऐसी है कि इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप खुद पुलिस की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि पुलिस ने एक बार नहीं, 2 बार इस केस के अंदर ऐसा काम किया है कि पहले कुछ अपराधियों को पकड़ा और करीब 3 साल मुकदमा चलता है और उसके बाद फिर इस केस की सही जानकारी निकाली जाती है और फिर कुछ अपराधियों को और पकड़ा जाता है। पुलिस का काम कुछ ऐसा है कि जब भी कोई अपराध होता है, कोई हत्या होती है, तो उस हत्या के अंदर सबसे पहले पुलिस को एक चार्जशीट दाखिल करनी होती है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में जो भी चार्जशीट दाखिल होगी वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो जज है उसके कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो पुलिस फंस सकती है। तो सबसे पहले वो लाश जिसकी हत्या हुई है, दूसरा जिसने हत्या की है वो अपराधी, और तीसरा जिस हथियार से, जिस वेपन से उसकी हत्या की गई है उसकी बरामदगी बहुत ज़रूरी है, और चौथा अगर कोई ऐसा गवाह है तो पुलिस के लिए फिर बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी चीज़ ये हो जाती है। तो आज की जो घटना है इसके अंदर पुलिस के पास सारी चीज़ें हैं, लाश भी है, वो अपराधी भी है, हथियार भी है, गवाह भी है, और पुलिस बड़ी मजबूत चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में दाखिल करती है। मामला करीब 3 साल तक कोर्ट में चलता है और इसी बीच पुलिस को एक मैसेज आता है ऑस्ट्रेलिया से कि अपराधी जिसको आपने पकड़ा है, जिसने गोली चलाई है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी अपराधी भी इसमें और हैं, और पुलिस फ़ौरन आनन-फानन में कोर्ट पहुंचती है और वहाँ पर 3 साल से जो मुकदमा चल रहा था उसका फैसला कभी भी आ सकता था, और पुलिस कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि आप इसका फैसला अभी ना सुनाएं, क्योंकि इसमें हमें अभी कुछ और भी जांच करनी है, और कोर्ट उनको इजाज़त देती है, और उसके बाद फिर सही अपराधी जेल के अंदर होते हैं। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। कोई भी कातिल जब कत्ल करता है तो उसके लिए सबसे जो उसकी अहम और सबसे ज़्यादा उसकी कोशिश यही होती है कि पुलिस से किस तरीके से वो दूरी बनाकर रखे और पुलिस उसको कभी भी ना पकड़ सके। लेकिन कई बार अपराधी, जो बड़े अपराधी हैं और जो प्लानिंग करते हैं, उनको इस बात का पता है कि मर्डर और रेप, ये 2-3 केस ऐसे हैं जिनमें पुलिस कभी भी शांति से नहीं बैठती और वो पूरी ताकत लगा देती है अपराधी को पकड़ने के लिए, हाथ मुँह धोकर अपराधी के पीछे लग जाती है, और उसके लिए भले ही उसको कितना भी वक्त गुजर जाए। कई केस ऐसे हैं जो 30-30 साल में पुलिस ने अपराधी को, कातिल को पकड़ा है और जेल के अंदर डाला है। बहुत सारी स्टोरी मैंने भी ऐसी सुनाई है कि 30 साल बाद, 28 साल बाद अपराधी पकड़ा गया है। इस चीज़ का अपराधी को बहुत अच्छे तरीके से पता है, और उसको एक हत्या करनी है, और उस हत्या के लिए वो इतनी प्लानिंग करता है, और उस सारी प्लानिंग करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि मर्डर करना, किसी का कत्ल करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। किसी भी तरीके से आप पुलिस से बच ही नहीं सकते, और सारी ज़िंदगी या तो छुपकर काटनी पड़ेगी, और हमेशा ये सर पर तलवार लटकी रहेगी, कब पुलिस आए और हमें पकड़ ले। इससे बचने का सबसे आसान रास्ता ये है कि कोई ऐसा हादसा दिखाया जाए उस कत्ल को, जिससे पुलिस को ये मर्डर लगे ही ना, और जब पुलिस को ये मर्डर लगेगा नहीं तो उसकी एफआईआर इस तरीके से नहीं होगी, और हादसे पर पुलिस इतना ध्यान देती नहीं है। तो एक तरीके से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और वो यही प्लानिंग करता है और फिर इस चीज़ को वो अंजाम देता है। तो आज की कहानी है हरियाणा के पानीपत से। वहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है विनोद, और इनका एक कंप्यूटर सेंटर है, अच्छा खासा काम है, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही है, और वो शाम को घर से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, और इसी बीच एक ट्रक आता है और उनको बहुत ज़ोर से टक्कर मारता है और उनको हिट करता है, और ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। आनन-फानन में भीड़ इकट्ठी होती है, विनोद को अस्पताल पहुँचाया जाता है। किस्मत अच्छी थी कि विनोद की जान बच जाती है, लेकिन इसमें दुःख की बात ये थी कि विनोद की दोनों टाँगों के ऊपर जो ट्रक का टायर था वो चढ़ चुका था, तो दोनों टायर उसकी टाँग पर चढ़ने की वजह से उसकी दोनों टाँगें कुचल जाती हैं, टूट जाती हैं। अब एक तरीके से वो अपाहिज है और अपने घर पर इलाज उसका चल रहा है, अस्पताल से उसकी छुट्टी हो चुकी है। पुलिस खैर सीसीटीवी की मदद से ट्रक के ड्राइवर का पता लगाती है। ट्रक के ड्राइवर को अरेस्ट किया जाता है
और उस ट्रक को बरामद किया जाता है। तो ड्राइवर का नाम था देव कुमार। अब खैर, अब ट्रक बरामद हो चुका है और ड्राइवर को पुलिस जेल भेज देती है। अब क्योंकि ये एक एक्सीडेंट हादसा था और इसमें ये जो सच्ची घटना है 5 अक्टूबर 2021 की है। 2-3 दिन में ही जो ये देव कुमार था, इसकी जमानत हो जाती है और जमानत होने के बाद ये सीधा विनोद के पास आता है ड्राइवर, 10 अक्टूबर 2021 को। अब आप इस बात का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ है और 10 अक्टूबर को वो ड्राइवर बाहर है। तो एक्सीडेंट के केस कुछ ऐसे होते हैं कि 5 ही दिन में ड्राइवर बाहर है और बाहर निकल कर वो सबसे पहले विनोद के पास जाता है और जाकर बताता है कि मेरा संतुलन खराब हो गया था और तुम मुझे माफ़ कर दो और ये केस वापस ले लो, क्योंकि इस केस की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। और जिस आदमी की दोनों टांगें कुचली हुई हैं और वो उसका इलाज चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से दर्द से करा रहा होगा। और वो विनोद को देखकर देव कुमार उससे माफ़ी मांगता है और देव कुमार को देखकर विनोद को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। अब दोनों में बहस होती है। इसी बीच जो ये ड्राइवर था देव कुमार, ये अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और 2 फायर विनोद कुमार पर कर देता है। एक गोली उसके सीधे सर में लगती है और दूसरी उसके सीने में। अब क्योंकि गोली की आवाज़ इतनी थी कि आस पड़ोस के लोग उधर आते हैं और जो विनोद कुमार की पत्नी थी, जिसका नाम था निधि, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ये देखकर देव कुमार घबरा जाता है और वो वहाँ से भागता है, लेकिन उसको पब्लिक पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसको पुलिस को सौंपती है। अब केस 2 बनते हैं। पहला एक एक्सीडेंट का था जो पुलिस स्टेशन के अंदर लिखा हुआ था पहले से, लेकिन यहाँ पर उसने खुद उसको गोली मारी थी। तो 302 का केस देव कुमार पर लगता है और देव कुमार पर अब पुलिस चार्जशीट बनाती है कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी दोनों टांगें टूट गई। ये पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसकी ज़मानत हुई और वो केस वापसी के लिए और उससे माफ़ी मांगने के लिए देव कुमार विनोद के पास गया और वहाँ पर दोनों में नोक-झोंक हुई और इसी बीच देव कुमार ने उसको गोली मार दी। अब हत्या का केस था और सारी चीज़ बरामद थी। विनोद की लाश सामने पड़ी है। देव कुमार पुलिस को की हिरासत में है और जिस चीज़ से उसने गोली मारी है, जो उनसे पिस्टल है, वो पुलिस ने बरामद कर ली है और गवाह के तौर पर जो विनोद की पत्नी है वो है और बहुत सारे ऐसे पड़ोसी हैं जिन्होंने उसको भागते हुए पकड़ा। अब पुलिस की चार्जशीट एकदम दमदार थी और इसमें कोई बचने का ऐसा चांस नहीं है और पुलिस चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में जमा कर देती है। अब मुकदमा शुरू। अब क्योंकि जब चार्जशीट एक बार पुलिस दाखिल कर देती है तो काफ़ी हद तक पुलिस का काम ख़त्म हो चुका होता है। अब वो कोर्ट जाने और जो अपराधी है वो जाने, और बीच-बीच में जो आईओ ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो वहाँ पर जाते रहते हैं और जो गवाही वगैरह हैं वो देते रहते हैं। लेकिन इसी बीच 3 साल गुजर जाते हैं, मुकदमा चलता रहता है और 3 साल बाद एक मैसेज आता है एसएपी साहब के पास ऑस्ट्रेलिया से, और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं विनोद का भाई हूँ, जो मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता हूँ और जिसको भी आपने अरेस्ट किया है, जो ड्राइवर है ये देव कुमार, ये भले ही गोली इसने चलाई है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है और इसकी हत्या के पीछे और भी लोग हैं, खाली ये देव कुमार ही नहीं है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप उन लोगों को भी गिरफ्तार करें। अब एसपी साहब को बड़ी अजीब चीज़ लगती है, क्योंकि सारी चीज़ पुलिस के पास थी और मुकदमा चलते हुए 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में कभी भी इसका फैसला आ सकता है। और शुरू-शुरू में तो एसपी साहब को ये लगता है कि क्योंकि उसका सगा भाई है और भाई-भाई में जो मोहब्बत होती है, और उसको ऐसा लग रहा होगा कि उसको ये गलतफ़हमी भी हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने चार्जशीट बहुत अच्छी बनी है, गवाह, हथियार, लाश, अपराधी और जो बैंक डिटेल हैं, सारी चीज़ें मिल चुकी हैं और इसमें आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एसपी साहब को लगता है कि चलो, एक अगर कोई मैसेज आया है तो क्यों ना इसकी जाँच दोबारा से करी जाए। और इसमें सबसे पहला जो काम होता है एसपी साहब का, वो यही होता है कि कभी भी उसका जो मुकदमा चल रहा था उसका फैसला आ सकता था, और उस फैसले को रोकने के लिए सबसे पहले वो कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर एक अपील दायर करते हैं कि इसका भी मुकदमे का फैसला ना सुनाया जाए और हमें इसमें अभी और जांच करनी है और आप हमें इजाज़त दें इस केस को रीओपन करने की। अब कोर्ट पुलिस को ये इजाज़त दे देती है कि आप इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अब खैर, एसपी साहब का यहाँ पर एक काम हो चुका था और इसके लिए सबसे पहले जो इसकी जांच शुरू करनी थी, उसके लिए उनके पास यही अपराधी था जो देव कुमार है,
पिछले 3 साल से जेल के अंदर था। तो यहाँ पर जो एसपी साहब हैं, ये 3-4 चीज़ अपने जो अधिकारी थे उनको बताते हैं एसएचओ को, कि सबसे पहले आप देखो कि 5 अक्टूबर 2021 को जिस दिन इसने ट्रक से हिट किया था विनोद कुमार को, उस दिन इसने फ़ोन पर किससे बात की, और उसके ठीक 5 दिन बाद 10 अक्टूबर 2021 को जिस दिन इसने गोली मारी थी उसको, उस दिन इसने फ़ोन पर सबसे ज़्यादा किससे बात की। और उसके बाद 3 साल से जेल के अंदर है, तो 3 साल से इससे कौन-कौन मिलने आ रहा है, उनकी पूरी डिटेल निकाली जाए। और तीसरा, अब इसके घर का खर्चा चल कहाँ से रहा? क्या कोई ऐसा मोटी रकम उस वक़्त इसको मिली थी, जब उसने गोली मारी थी? या कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट में उसके अकाउंट में ऐसी कोई रकम आ रही है? इन सारी चीज़ों की जाँच की जाए। और ये सारी ही जाँच एक तरीके से पुलिस का जो तीर था एकदम निशाने पर लगता है। तो पुलिस को वहाँ पर जो 5 अक्टूबर की उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, उससे पता लगता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुमित। उस दिन उससे उसकी बहुत सारी बात हुई थी, और जिस दिन उसने उसको गोली मारी थी विनोद को, उस दिन भी वहाँ पर जाने से पहले भी सुमित से बात हुई, और वहाँ से गोली मारने के बाद जब उसको पब्लिक ने वहाँ से पकड़ लिया, उस वक़्त भी सुमित का फ़ोन उसके पास बार-बार आ रहा था। और उसके बाद जब उसकी स्टेटमेंट निकाली जाती है, तो पता लगता है कि वहाँ पे जो सुमित के अकाउंट से ही इसको पैसे आ रहे हैं, और जो उसके घर का खर्चा है, वो भी सुमित के घर से ही चल रहा है। अब यहाँ पर पुलिस के पास ये काफ़ी सारे ऐसे सबूत थे, लेकिन पुलिस को ये लग रहा था कि सुमित को उठाने से पहले इसकी पूरी और भी जाँच की जाए, और कुछ सबूत इस समय इकट्ठे किए जाए। अब यहाँ पर पुलिस सुमित के मोबाइल की पूरी डिटेल निकालती है कि सुमित किससे बात कर रहा है, क्योंकि सुमित का विनोद से कोई डायरेक्ट ऐसा रिश्ता था नहीं, ना ही उसका कोई ऐसा रिश्तेदार था, ना ही वो उसका ऐसा दोस्त था। अब पुलिस को एक ऐसा ही एक क्लू मिला था कि जो हत्यारा था, ये देव कुमार, ये बात कर रहा है सुमित से, तो सुमित किससे बात कर रहा है? सुमित की कॉल हिस्ट्री जब पुलिस निकालती है, तो उसके अंदर एक चौंकाने वाली चीज़ पुलिस को ये मिलती है कि सुमित जो ज़्यादातर बात करता है, एक निधि नाम की महिला से उसकी ज़्यादा बातें होती हैं, और रात में, दिन में, और जिस वक़्त ये क्राइम हुआ था, विनोद को हिट किया गया था और उसको गोली लगी थी, तो जो ये देव कुमार था, ये सुमित को फ़ोन करता था, और सुमित उस निधि को फ़ोन करता था। इसी तरीके से जब भी देव की बात उससे हुई थी, उसके बाद सुमित फ़ौरन, जो पुलिस को ये लग रहा था कि जो डिटेल थी वो निधि को कुल मिलाकर दे रहा है, और उसके बाद फिर पुलिस निधि की कॉल डिटेल निकलवाती है और पता लगाती है ये कौन है। तो पुलिस को एक और चौंकाने वाली चीज़ सामने आती है कि निधि विनोद की पत्नी का नाम था। अब क्योंकि पुलिस उसको पहले से जानती थी, अब पुलिस को ये साफ हो जाता है कि वो कड़ी जुड़ चुकी थी। देव कुमार जो भी रिपोर्टिंग है दे रहा है सुमित को, और सुमित सारी रिपोर्टिंग दे रहा है निधि को। अब इनके बीच में क्या कनेक्शन है? अब इसके लिए साफ था, पुलिस सुमित को उठाती है और उससे फिर सारे सबूत उसके सामने रखते हैं, क्योंकि कोई ऐसा मारपीट या टॉर्चर करने की ज़रूरत थी ही नहीं पुलिस को, क्योंकि सारे पुलिस की जो मैंने शुरू में ही कहा था कहानी है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया था कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। क्योंकि पहले भी सारे ऐसे सबूत थे जो पुलिस ने चार्जशीट अच्छी बनाई थी, और जब दोबारा इसमें एसपी साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उसमें भी एक अच्छी चार्जशीट सामने आई। अब जो कहानी सामने आती है वो ये है, क्योंकि विनोद का एक अच्छा खासा काम था, वो कंप्यूटर सेंटर चलाता था, और इसी बीच वो अपनी पत्नी से कहता है विनोद कि तुम थोड़ा जिम जाया करो और थोड़ा अपना ख्याल रखो। और निधि एक जिम ज्वाइन करती है, और जो ये सुमित था, ये उसमें एक ट्रेनर के रूप में जॉब कर रहा था। सुमित जिम ट्रेनर था, अब निधि को ये ट्रेनिंग देनी शुरू करता है और उसको बताता है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, और इसी बीच उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार होने के बाद आपको, हमें पता है ये बातें ज़्यादा दिन छुपते नहीं हैं, और इस बात का विनोद को पता चलता है। विनोद पहले निधि को समझाता है, और उसके बाद जब वो नहीं मानती फिर सुमित को डराता है, धमकाता है, लेकिन ऐसे लोग मानते कहाँ हैं, और उनको तो भले ही वो खुद गलत कर रहे हैं, और जो उनको सही बात बता रहा है वो बात इनको गलत लगती है। और अब निधि और सुमित दोनों परेशान रहने लगते हैं, और वो बार बार अपने दिमाग में यही चीज़ सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो विनोद से हमारा पीछा छूट जाए। तो निधि और सुमित अब दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि हमें विनोद को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। अब क्योंकि विनोद के पास प्रॉपर्टी ठीक ठाक थी और उसका काम भी अच्छा था, और सुमित एक छोटी सी
जिम ट्रेनर की जॉब कर रहा था। तो ये प्लान बनाते हैं कि हमें विनोद की हत्या कर देनी चाहिए। अब इसमें जो सुमित था, इसको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मर्डर का केस या रेप का केस, इस पर पुलिस आराम से नहीं बैठती और वो सारी ज़िंदगी अपराधियों को ढूंढने में लगी रहती है। और कितने भी साल गुजर जाए, बहुत से केस ऐसे हैं कि उसने जवानी में जुर्म किया है और पुलिस ने उसको बुढ़ापे में गिरफ्तार करा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं और वो हाथ मुंह धोकर उसके पीछे लग जाती है। अब सुमित को इस बात का अच्छे तरीके से पता था कि हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी हम लिख लिख के और कितने भी क्राइम्स हो या कितनी भी फिल्में देख लें, लेकिन अगर मर्डर तो मर्डर ही है। और मर्डर करने के बाद हमें सारी ज़िंदगी डर के जीना पड़ेगा कि कब और किस दिन पुलिस हमें पकड़ के जेल की जो काल कोठरी अंधेरी उसमें डाल दे। तो उसका एक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसको लगता है कि अगर हम इसको हादसे का रूप दे दें तो फिर ये काम बहुत आसान हो जाएगा। जितना मुश्किल ये मर्डर करके है, उससे उतना ही आसान ये होगा किसी इसको अगर हम किसी हादसे का रूप दे दें। और हादसे में या तो आदमी कहीं ऊपर से गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको लगता है कि इसको एक्सीडेंट का रूप दिया जाए और इस चीज़ का वो फाइनल करते हैं। और उसके लिए उनकी मुलाकात होती है देव कुमार से। अब देव कुमार को ये बताते हैं कि तुम इसको एक्सीडेंट से, ये जैसे ही सड़क के पास जाएगा तो तुम इसको टक्कर मार देना जिससे इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन देव कुमार कहता है कि उसके लिए फिर ट्रक चाहिए। तो अब ये सुमित और निधि एक ट्रक खरीदते हैं और ट्रक खरीदने के बाद वो फिर देव को दिया जाता है कि इस ट्रक से तुम्हें देव को कुचलना है। और अब इसमें देव ने कहा कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, तो उसको 10 लाख रुपए की ये दोनों सुपारी देते हैं। मतलब कहानी इतनी अजीब है कि एक ट्रक भी खरीद के दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट देखो आप, 10 लाख की सुपारी दी जा रही है और उसके बाद फिर एक्सीडेंट के लिए उसको तैयार किया जाता है। और फिर क्योंकि निधि घर की भेदी थी, उसको सारा पता ही था कि किस वक्त विनोद बाहर जाता है और बाहर जाकर कहाँ पे बैठता है और सब कब वो सड़क क्रॉस करता है। तो वो विनोद को बताती है, विनोद की पत्नी निधि इसको देव को बताती है कि शाम के वक्त खाना वगैरह खाकर ये बाहर जाते हैं और सड़क के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और यही वो वक्त सही रहेगा कि तुम्हें बजाय सीधा ट्रक चलाने के थोड़ा सा उसको एक लेफ्ट साइड लेनी है और सीधा तुम्हें विनोद के ऊपर ट्रक चढ़ा देना है। और ये बात ध्यान रखना कि वो बचे ना। अब खैर वो ट्रक लेकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और जैसे ही विनोद अपना खाना वगैरह खाकर वहाँ पर टहलने के लिए जाता है और उस जगह पर जाकर बैठता है जिसका मुआयना उसने देव कुमार ने पहले ही कर लिया था। और वो अपना ट्रक पूरी स्पीड के साथ लेकर आता है। अब ट्रक की तेज़ी इतनी थी कि उसकी नज़र, जो विनोद कुमार की नज़र ट्रक पर पड़ती है और जैसे ही वो उसकी तरफ को ट्रक को मोड़ता है तो देव कुमार उछलकर पीछे, ये विनोद कुमार उछलकर पीछे ही गिरता है। लेकिन उसकी टांगों पर वो ट्रक चढ़ जाता है जिससे उसकी टांगें तो दोनों कुचल जाती हैं लेकिन उसकी जान बच जाती है। अब उसको फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी छुट्टी हो जाती है, वो घर पे आता है। लेकिन यहाँ पर जो निधि और सुमित हैं और इन ये ड्राइवर देव कुमार, इन तीनों की टेंशन और बढ़ जाती है। इनको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने इतना खर्चा कराया, 10 लाख सुपारी भी दे दी और ट्रक भी खरीद लिया और विनोद कुमार की तो मृत्यु हुई नहीं, कत्ल हुआ नहीं। और इसी बीच क्या होता है कि इसकी देव कुमार की ज़मानत हो जाती है और वो अपने 10 लाख लेने इनके पास आता है। तो ये बताते हैं कि देखो तुमने काम किया तो है लेकिन वो काम हुआ नहीं है। तो ये देव कुमार कहता है कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। तो बताते हैं कि देखो अब इसका एक दूसरा हमने एक प्लान बनाया है, अब तुम उसके पास माफ़ी मांगने के लिए जाओ और तुम जाते ही उसको गोली मार देना और जो भी तुम्हारा खर्चा होगा, जो तुम्हारी सुपारी हम इसको बढ़ा देंगे और तुम्हारे जो घर का खर्चा है या तुम्हारे बच्चों का है, पढ़ाई लिखाई है, उसको हम सारी, मतलब एक तरीके से तुम्हारे घर को हम गोद ले लेंगे। अब ये देव कुमार यहाँ पर तैयार हो जाता है और उसको फिर वो एक पिस्टल खरीद के देते हैं और वो पिस्टल लेकर माफ़ी मांगने के बहाने उसको जाना ही था। निधि वहाँ पर थी और जब भी वो अकेली होती है तो वो फ़ोन करती है कि सुमित को कि अब आप देव को भेज दो क्योंकि हम अकेले हैं। और देव उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और वो अंदर जाता है, निधि रास्ते से हट जाती है और जैसे ही उसको देखता है उसको गुस्सा आता है, थोड़ी नोक-झोंक होती है और वैसे भी उसको लड़ना ही था, कोई ना कोई बात ऐसी कहनी थी जिससे वो भड़के। और इसी बीच वो पिस्टल निकालता है और उसको 2 फायर करता है, एक सीधा सिर में और दूसरा उसके सीने पर, क्योंकि वो नहीं चाहता था
कि पिछली बार की तरह विनोद इस बार बच जाए। और अब उसे वहाँ से भागना था, और अब क्योंकि निधि उसकी गवाह थी और उसको भी अपनी जान बचानी थी, तो वो, क्योंकि कल को पुलिस उससे पूछेगी तुम यहाँ थी तो तुमने क्या किया, तो वो शोर मचाती है। और इसमें थोड़ी-सी गलती निधि से ये होती है कि वो शोर थोड़ा जल्दी मचा देती है, थोड़ा जल्दी चिल्लाने लगती है, और जबकि ये देव कुमार बाहर नहीं निकल पाया था उस वक़्त। अब क्योंकि गोली की आवाज़ थी और दूसरा फिर जो निधि के चिल्लाने की आवाज़ थी, सारे पड़ोसी आ जाते हैं और वो भागते हुए देव कुमार को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो कहानी सामने ये आती है सारी, कि दोनों का प्रेम प्रसंग था और उनको पति की हत्या करनी थी, और वो हत्या को एक हादसे का रूप देना था, और हादसे को फिर उसमें कोई ऐसी, जैसा कि इसी केस में हुआ, 5 तारीख को वो एक्सीडेंट करता है, 10 तारीख को वो बाहर था। तो उनको लगता है कि जो कानून की जो कमज़ोर कड़ी है उनका फ़ायदा उठाया जाए। अगर हम मर्डर करेंगे तो बहुत लंबे जाएँगे, और अगर नहीं भी पकड़े गए तो सारी ज़िंदगी डर के जिएँगे। इससे बढ़िया एक हादसा है और उसकी ज़मानत हो ही जाएगी, और वैसे बहुत सारे मुकदमे ड्राइवरों पर चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि जो विनोद ने अपनी पत्नी को बोला था कि तुम जिम जाओ और थोड़ा अपना ख्याल रखो, वो चाहता था कि वो ज़्यादा जिए और स्वस्थ रहे, जबकि उसको पता नहीं था कि जिसकी वो लंबी ज़िंदगी कामना कर रहा है, उसके स्वस्थ रहने की कामना कर रहा है, वही उसकी जान लेने पर तुली है। और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, कितने सारे पैसे लगाती है, और कितनी बड़ी गहरी प्लानिंग होती है, और किस तरीके से वो अपने पति पर 2 हमले कराती है, और उसके बाद 3 साल बड़े आराम के साथ, ऐश के साथ उनके कटते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक दूसरा सवाल ये था कि जो विनोद का भाई था, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहा था, उसको इस चीज़ का शक कैसे हुआ, और उसने फिर एसपी साहब को मैसेज क्यों करा। तो जब ये बात विनोद के भाई से एसपी साहब ने पता करी, और उसको ये बताया कि हमने सही कातिलों को पकड़ लिया है और आपकी भाभी ही इसकी ज़िम्मेदार थी। लेकिन हमें ये बताओ कि तुम्हें इस चीज़ का शक कैसे हुआ? तो विनोद का भाई ये बताता है कि जब मेरे भाई विनोद को इस चीज़ का पता चला था कि मेरी जो भाभी है उसका अफ़ेयर सुमित के साथ चल रहा है, तो बहुत टेंशन में रहता था बहुत। तो उसने मुझे फ़ोन कर कर ये सारी बातें बताई थी कि निधि का अफ़ेयर किसी सुमित नाम के लड़के के साथ चल रहा है, और मैंने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी। लेकिन मुझे अपने भाई विनोद की सारी बात सुनने के बाद इस बात का यकीन नहीं हुआ कि मेरी भाभी मेरे भाई की हत्या भी करा सकती है, और उस वक़्त मैंने भी इतना दिमाग नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही मेरे भाई की हत्या हुई, और क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था, अब मेरी भाभी के पास कोई नहीं था, तो अब ये दोनों खुल के मिलने लगे। तो अब क्योंकि विनोद का खुद का भाई था, वो भी वहाँ पे कुछ दिन रहा था, तो उसके भी वहाँ पर जानने वाले थे, यार दोस्त थे। तो वो उसको ऑस्ट्रेलिया फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारी भाभी अब खुलेआम एक जो सुमित है, जिम ट्रेनर है, उसके साथ आती है, जाती है, और अब कोई ऐसी रोक-टोक है नहीं, और हमें ऐसा सही नहीं लगता। जब उसके दोस्तों ने इसकी जानकारी उसको दी, तब विनोद के भाई को ये लगा कि वो अपने भाई की बातें याद आई, और उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाभी ने इसकी हत्या करवाई हो। और वो यही सोचकर एसपी साहब को ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजता है, और उसी मैसेज की वजह से जो सही कातिल थे, क्योंकि भले ही गोली देव कुमार ने उस वक्त चलाई थी या टेम्पो चलाया था, लेकिन उसके जो ट्रिगर था या उसका जो स्टीयरिंग था, वो निधि के हाथ में था, और फिर निधि और सुमित को सही जगह पर पहुंचाया जाता है। और जो विनोद था, सॉरी, जो देव कुमार ड्राइवर है, अब क्योंकि जो उसका खर्चा दे रहे थे और जिन्होंने उसकी हत्या कराई थी, और जो उसके बाहर उसके परिवार को एक तरीके से खर्चा पानी दे रहे थे, अब वो भी जेल के अंदर है। तो अब जो देव कुमार है, उसका ये एक तरीके से नुकसान ये है कि खुद हत्या के मामले में जेल में है, और दूसरा अब उसके परिवार का कोई ख्याल रखने वाला भी बाहर नहीं है, क्योंकि कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, और आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें खुलती है। तो ये थी सच्ची घटना, और इस घटना पर आपका क्या नज़रिया है, आपकी क्या सोच है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।